हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे मियोसिस। सेल डिवीजन का टॉपिक है। हमने माइटोसिस का कंप्लीट करवा दिया था। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है माइटोसिस की, तो पहले वो माइटोसिस की वीडियो देखें, उसके बाद मियोसिस करें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस। मियोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूकैरियोट्स रिजल्टिंग इन 4 डॉटर cells, each of which has half the number of chromosomes as compared to the original diploid parent cell. मियोसिस भी एक सेल डिवीजन ही होती है जैसे माइटोसिस होती है, बट ये जो मियोसिस होती है ये सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। यहाँ पर जो डॉटर सेल्स बनेंगी, जो पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, उनको हम गैमेट्स बोलते हैं बिकॉज ऑफ द सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग यूकैरियोट्स। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर होता है पेरेंट सेल में वो डिप्लॉयड होता है, और जो गैमेट्स फॉर्मेशन होती है वहाँ पर वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, हाफ हो जाता है, या फिर वो जो सेल्स होती हैं वो हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ होती हैं। जो हैप्लॉयड सेल्स होती हैं उनको हम गैमेट्स बोलते हैं, बाय यूनियन विद अनदर हैप्लॉयड सेल्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन डिफाइन सेक्सुअल प्रोडक्शंस एंड फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू जनरेशन ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। जो हैप्लॉयड सेल्स गैमेट्स बनेंगे, एक मेल गैमेट्स होते हैं, एक फीमेल गैमेट्स होते हैं सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और दोनों का जब फ्यूजन होगा गैमेट्स का तो उसके बाद क्या है, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के पास फुल सेट का या फिर डबलेट सेट या डिप्लॉयड सेट है जो वो क्रोमोसोम्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको मेंटेन करने के लिए ही सेल्स सेक्सुअल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, मियोसिस कंप्लीट होती है, मियोसिस होती है, जिसकी वजह से जो गैमेट सेल्स होती हैं वो हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ प्रेजेंट होती हैं। मियोसिस ऑकर इन द जर्म सेल्स ऑफ द सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। सेक्सुअल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जर्म सेल्स हैं वो मोस्ट ऑफ क्या है, गोनेड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इन बोथ प्लांट्स एंड द एनिमल सेल्स जर्म सेल्स आर लोकलाइज्ड इन द गोनेड्स, और वहीं पर क्या है, मियोसिस होती है। और मियोसिस जर्म सेल्स के अंदर होती हैं, जर्मिनेटिव सेल्स भी बोलते हैं हम इनको, और ये गोनेड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बट द टाइम एट विच मियोसिस टेक्स प्लेस वेरीज अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। मियोसिस कहाँ होती है, दैट इज द वेरिएशंस इन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जगह हो सकती है ये। मियोसिस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंटरफेस की स्टेजेस, इंटरफेस के बाद हमारी मियोसिस 1 आएगी, और उसके बाद मियोसिस 2। मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस। After that meiosis 2 start and prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2 and cytokinesis again takes place. But there is no interphase in between the meiosis 1 and the meiosis 2. Only one time the interphase is present. यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स नंबर होता है वो डबल हो चुका होता है, यहाँ पर आने के बाद क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता है। जो मियोसिस 1 होती है जस्ट लाइक एज द माइटोसिस। मियोसिस 1 इज जस्ट लाइक एज द माइटोसिस, एंड मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है, रिडक्शंस होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या है यहाँ पर आकर हाफ हो जाते हैं। जो स्पेशलिटी है इस मियोसिस की कि क्रोमोसोम नंबर को ये हाफ कर देते हैं। मियोसिस 2 होती क्यों है? Purpose of meiosis is essential for all sexually reproducing organisms for the following reasons. ये सिर्फ सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, और क्यों? सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कांस्टेंट रखने के लिए क्या है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, और गैमेट्स के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस के अंदर, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ जीन्स होते हैं, और जिसकी वजह से ही जेनेटिक वेरिएशंस बनेंगे, और उन वेरिएशंस ही रॉ मटेरियल ऑफ द इवोल्यूशनरी प्रोसेस होती हैं। कि इवोल्यूशन के लिए वेरिएशंस चाहिए। वेरिएशंस का मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग है, डिफरेंट है, दैट आर द वेरिएशंस। और ये वेरिएशंस उसके डीएनए में प्रेजेंट हैं, तो वो हेरिडिटी भी जाएंगे, आगे वाले जो ऑर्गेनिज्म है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास जाएंगी, और धीरे धीरे एक ऑर्गेनिज्म अपनी जनरेशन से अलग हो जाता है। एक स्पीसीज है जो वो अपनी स्पीसीज से अलग बनती चली जा रही है, तो उसकी वजह से वो इवोल्यूशन में काउंट होगी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज द इवोल्यूशन। तो वो वेरिएशंस जब तक डिपॉजिट नहीं होंगे उसके डीएनए के अंदर, उसके जीन्स के अंदर, तब तक इवोल्यूशन नहीं होगा। और ये जो वेरिएशंस हैं ये क्रॉसिंग ओवर के थ्रू होती है, और क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के अंदर होता है। दैट्स व्हाई मियोसिस इज नेसेसरी फॉर द इवोल्यूशनरी पर्पसेस।
स्टेज ऑफ फेजेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस 2 फेजेस में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2. Each round of division contain a period of the karyokinesis and the cytokinesis. न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्मा डिवीजन दोनों फेजेस के अंदर होती है, मियोसिस 1 में भी और मियोसिस 2 के अंदर भी. मियोसिस 1 में हमारे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज एंड आल्सो साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस. प्रोफेज के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो जाएगा, जस्ट लाइक एज द माइटोसिस क्रॉसिंग ओवर होगा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस 1, कि क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर होता है, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है. पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव टू द इक्वेटर ऑफ द सेल. जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पर यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे, जो एक लाइंस होती है जिसको मेटाफेजिक प्लेट्स भी बोलते हैं. सेंट्रोमियर्स होते हैं विद काइनेटोकोर्स, ये क्या है इसके साथ अटैच कर जाएंगे, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये मेटाफेजिक प्लेट्स होती है. और एनाफेज में आते आते क्या होंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स दोनों अलग अलग पोल्स की तरफ जा रही हैं, अपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे, और जो भी ये सेंट्रोमियर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो कंडेंस हो जाएंगे और ये पोल्स की तरफ आ जाएंगे. एनाफेज और साइटोकाइनेसिस तक, एनाफेज तक क्या है, ये सारे के सारे अलग हो चुके हैं, साइटोकाइनेसिस यहाँ से स्टार्ट हो गया है, अब साइटोप्लाज्मा के थ्रू क्या है सेल डिफरेंट हो जाएंगे. फर्स्ट मियोटिक डिविजन्स के अंदर जो प्रोफेज 1 होती है या फिर प्रोफेज होती है, दैट इज द होमोलोगस, बहुत लंबी स्टेज होती है, ये प्रोलॉन्ग्ड होती है. क्यों होती है, इसके अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट एंड एक्सचेंज ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल बिटवीन दैम. वो एक दूसरे के पास आएंगे और जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल या फिर क्रॉसिंग ओवर है वो होता है उसके अंदर, प्रोफेज के अंदर. दैट्स वाई जो प्रोफेज 1 होती है मियोसिस 1 के अंदर वो बहुत लंबा प्रोसेस होती है, सबसे ज़्यादा टाइम उसी के अंदर लगता है. सिमिलरली इन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन द रिडक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर टेक्स प्लेस, thus the 2 haploid cells are resulted by this division. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद ही क्रोमोसोम नंबर क्या है कम हो जाते हैं और हैप्लॉइड जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं. यहाँ पर ही क्या है, जो डीएनए है वो हाफ हो जाता है, या फिर क्रोमोसोम नंबर है जो वो हैप्लॉइड सेट में आ जाते हैं दोनों सेल्स के पास. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को हेटेरोटिपिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं. अलग अलग स्टेप्स क्या हैं इसके अंदर हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज द इंटरफेज, जो माइटोसिस के अंदर भी होता है, इसी कारण हम इसको माइटोसिस के जैसे ही बोलते हैं, लेकिन इसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं मियोसिस 1 के अंदर और माइटोसिस के अंदर. लेकिन माइटोसिस के जैसा ही इसके अंदर भी इंटरफेज प्रेजेंट होता है, और जिसको हम प्रीपेटरी फेज बोलते हैं. इंटरफेज के अंदर क्या क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप रिमेन इंटैक्ट एंड क्रोमोसोम्स ऑकर इन फॉर्म ऑफ डिफ्यूज्ड लॉन्ग क्वाइल्ड एंड इंडिस्टिंक्ट विजिबल क्रोमेटिन फाइबर्स. न्यूक्लियर एनवेलप्स जो होगा वो अभी तक वहीं पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनवेलप्स वहाँ प्रेजेंट हो, क्रोमोसोम नंबर क्या डिफ्यूज फॉर्म में आ गए हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में आ गए हैं अभी तक, लेकिन क्रोमोसोम कंप्लीट कंडेंस नहीं हुए हैं. डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है किस फेज में, इंटरफेज के अंदर. ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो लोग इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं कि डीएनए का अमाउंट किस फेज में डबल हो जाता है, दैट इज इन द इंटरफेज. आरएनए एक्यूमुलेट कर जाता है, राइबोसोमल आरएनए वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोमल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ों का सिंथेसिस जो होता है, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं, इनका सिंथेसिस न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, इसकी वजह से न्यूक्लियोलस का साइज क्या है वो बढ़ जाता है. इन एनिमल सेल्स डॉटर पेयर ऑफ सेंट्रियोल ओरिजिनेट नियर द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल, thus an interphase cell has 2 pair of centriole. डॉटर सेल्स के अंदर क्या है, जो बनने के लिए स्टार्ट होती हैं वो सेल्स, उन्हीं में पहले ही इंटरफेज के अंदर ही सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो चुका होता है, क्योंकि डॉटर सेल्स को भी सेंट्रियोल की रिक्वायरमेंट होती है और पेरेंट सेल को भी सेंट्रियोल की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो इंटरफेज के अंदर ही सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है. अब सेल मियोसिस में जाएगी या फिर माइटोसिस में जाएगी, हमने इंटरफेज तो दोनों के लिए सेम बता दिया. अब क्या होता है कि G2 फेज जब आता है इंटरफेज के अंदर, देयर इज अ डिसेसिव चेंज दैट डायरेक्ट्स द सेल टुवर्ड द मियोसिस इंस्टेड ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस की बजाय मियोसिस की तरफ जाना है सेल को, या फिर मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होना है उसके अंदर, तो उसके लिए कोई जो चेंज होता है दैट्स हैपन इन द G2 फेज. At the beginning of the first meiotic division, nucleus of dividing cells start to increase in size by absorbing water from the cytoplasm.
एंड द न्यूक्लियर वॉल्यूम इंक्रीज अबाउट 3/4। जब बिगिनिंग होती है मियोसिस मियोटिक डिवीजन की, तो न्यूक्लियस क्या है, स्टार्ट कर रहा है डिवाइड करना, तो उसका साइज क्या बढ़ जाता है उसके साथ साथ। और साइटोप्लाज्मा क्या है, वो साइटोप्लाज्मा के अंदर वाटर क्या है, सेल बाहर से अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाती है नियर अबाउट 3/4। जो नॉर्मल सेल्स इतना सा प्रेजेंट थी, अब उसका साइज उससे 3 गुना क्या है, बढ़ जाता है, क्योंकि उस सेल को डिवाइड करने के लिए प्रिपरेटरी फेज से गुजर रही है, तो सब चीज़ों की डबलिंग सिस्टम चल रहा है, वाटर अब्जॉर्ब कर लिया है, सब चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इस हिसाब से इसकी वजह से उसका क्या 3/4 साइज इंक्रीज कर जाता है। अब हम प्रोफेज 1 की बात करते हैं। प्रोफेज 1 में हमने कहा था कि बहुत लंबी स्टेज है, ये प्रोलॉन्ग स्टेज है, तो प्रोफेज 1 लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ द मियोटिक डिवीजन। अब प्रोफेज 1 की सब स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन इज द लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, and last one is the dikinesis. 5 stages are present in the prophase 1 and all these are in the sequentially form. First one lactotin, after that zygotin comes, and after that pachytene stage, diplotin stage, and the last one is the dikinesis stage. Prophase 1 को स्टडी करते हैं हम। लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लैक्टोटीन के अंदर क्या होता है कि रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट हो गए हैं, थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं और भी ज़्यादा कंडेंस हो रहे हैं अभी वो। जाइगोटीन के अंदर क्या होता है, मेनली साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स या फिर साइनेप्सिस है जो वो स्टार्ट हो गया है बनना। साइनेप्सिस इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यू टू देयर क्रॉसिंग ओवर। That space in which the homologous chromosomes are crossed over to each other, that place is known as the synapsis. और ये synapsis के इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स, और ये जाइगोटीन स्टेज के अंदर होता है और क्रोमोसोम यहाँ पर बाइवैलेंट की फॉर्मेशन में होते हैं। आफ्टर दैट पैकेटीन का क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगा, बाइवैलेंट हैज फॉर्म्ड एंड क्रॉसिंग ओवर हैज बीन ऑकर्ड, कंप्लीट हो चुका होता है यहाँ पर। उसके बाद डिप्लोटीन, काइज्मा की फॉर्मेशन जो मेनली हम बोलते हैं कि साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट यहाँ से अलग हो जाएंगे। अब जहाँ पर ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ है बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों इस पॉइंट को हम साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इस प्रोसेस को साइनेप्सिस बोलते हैं और इस लोकेशन को हम काइज्मा बोलते हैं। तो ये काइज्मा साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स क्या है, अलग अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। और डाइकाइनेसिस के अंदर क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप्स क्या कर रहा है, धीरे धीरे अलग डिसोसिएट हो रहा है, यहाँ से खत्म हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रेगमेंटेड हो चुकी है इन द डाइकाइनेसिस स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1। तो ये एंड ऑफ प्रोफेज 1 का है कि साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स है जो वो डिसोसिएट कर जाएंगे और उसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फ्रेगमेंटेड हो चुकी है। अब एक एक करके देखते हैं हम, लैक्टोटीन स्टेज को देखते हैं पहले। इन द लैक्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम्स became even more uncoiled and resemble a long thread-like structure, and they developed a bead-like structure called the chromosomes. Thread-like structures के नाम से ही इसको लैक्टोटीन बोला जाता है। लैक्टोज मीन्स होता है थ्रेड, और अनक्वाइल्ड क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, इसकी डबलिंग हुई है, और वो जो क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर कंडेंस हो रही है वो एक बीड लाइक अपीयरेंस है जो वो शो करती है। The chromosomes at this stage remain directed towards centriole, so the chromosome in the nucleus appear like a bucket in the animal cell. Therefore, this stage is also called as the bucket stage. क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेंट्रियोल के बिल्कुल पास में ही होते हैं। न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं वो एक बकेट के जैसे दिखाई देते हैं कि नीचे बहुत सारा अमाउंट फिक्स है, ऊपर क्या है, उसके 2 सेंट्रियोल्स हैं जो उसको कैरी ऑन करने के लिए प्रेजेंट है, तो इसके लिए इसको बकेट स्टेज भी बोला जाता है। लैक्टोटीन स्टेज इज ऑल्सो नॉन एज द बकेट स्टेज। तो ये एंट्रेंस के क्वेश्चंस है कि बकेट स्टेज किस स्टेज को बोला जाता है, दैट इज द लैक्टोटीन स्टेज। थ्रेड लाइक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स किस स्टेज के अंदर होती है, दैट इज इन द लैक्टोटीन स्टेज। तो ये इसके क्वेश्चंस हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ये देखिए लैक्टोटीन स्टेज के अंदर इस तरीके से क्रोमोसोम्स हैं जो वो दिखाई देते हैं, बीड लाइक अपीयरेंस इसके अंदर, ये देखो, और इसके पास ये क्या है, दोनों सेंट्रियोल्स जो डुप्लीकेट होने हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम जाइगोटीन या फिर साइनेप्टिन की। साइनेप्टिन की साइनेप्सिस यहाँ पर होता है। जाइगोटीन स्टेज बिगिन विद द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स व्हिच इज कॉल्ड एज द साइनेप्सिस। जाइगोटीन स्टेज के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो रही है जिसको साइनेप्सिस कहा है।
Paired homologous chromosomes are connected by a protein containing framework called a synaptimal complex. Homologous chromosomes को इकट्ठा करने के लिए एक प्रोटीन का ग्रुप है, नेटवर्क है, जिसको हम synaptimal complex बोलते हैं. Synaptimal complex help to stabilize the pairing of homologous chromosomes and to facilitate recombination or crossing over. अब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को इकट्ठा रखने के लिए सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स वहाँ पर प्रेजेंट है, वो उसको स्टेबल करता है और बाद में क्या है कि वो एक्सचेंज ऑफ जीन्स हैं वहाँ पर हो चुके होते हैं दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स की वजह से, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर अनाउंस करते हैं. Synapsis might begin at one or the more points along the length of the homologous chromosome. Synapsis जरूरी नहीं होता है कि पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक ही पॉइंट पे हो, अगर उसकी लेंथ ज़्यादा है तो वो मोर देन वन पॉइंट्स भी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल या सिनेप्सिस है वो कंप्लीट हो सकता है. Synapsis might start from the end of chromosomes and continue toward their centromere. प्रोटोनिमल सिनेप्सिस जिसको हम बोलते हैं, एंड और इट माइट स्टार्ट एट द सेंट्रियोल और प्रोसीड टुवर्ड द एंड्स. इन्होंने क्या कहा कि सिनेप्सिस दो केसेस में हो सकता है, या तो फिर वो एंड से स्टार्ट करे और सेंट्रियोल की तरफ जाए, सेंट्रोसोम की तरफ जाए, सॉरी सेंट्रोमियर की तरफ जाए, जहां पर क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो हम बोलेंगे उसको प्रोटर्मिनल सिनेप्सिस. अगर वो एंड से स्टार्ट हुआ है, एंड से स्टार्ट हो, ये क्रोमोसोम है इस तरीके से, यहाँ पर से सिनेप्सिस स्टार्ट होकर और यहाँ पर जाकर सेंट्रोमियर की तरफ जाकर वो कंप्लीट हुआ है, दैट इज द प्रोटर्मिनल सिनेप्सिस. अगर वो सेंट्रोमियर से स्टार्ट हुआ है और एंड की तरफ आकर खत्म हुआ है, दैट इज द प्रोसेंट्रिक, कि यहाँ से सेंट्रोमियर से स्टार्ट हो और एंड्स की तरफ आकर जो प्रोटीन सिनेप्सिस है वो कंप्लीट हो, तो हम बोलेंगे इसको प्रोसेंट्रिक पेयरिंग. तो ये अलग अलग नाम है इनके. सेंटर से हुआ तो प्रोसेंट्रिक, टर्मिनल से हुआ तो प्रोटर्मिनल, सेम सी बात है. इन सम केसेस सिनेप्सिस ऑकर एट वेरियस पॉइंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. अगर कहीं से रैंडमली हो रहा है, दैट वन इज द रैंडम पेयरिंग. अगर नॉर्मल लोकेशंस हो, शो नहीं कर रहा, टर्मिनल और सेंट्रोमियर शो नहीं कर रहा है बिटवीन, तो वो उसके हम बोलते हैं रैंडम पेयरिंग. ये सब किस में हो रहा है? जाइगोटिन स्टेज के अंदर. ये देखो सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं. यहाँ पर क्या है, इसका सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, इसके साथ ये काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं इसके. ये सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इनके बीच में, और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. ये और ये है सिस्टर क्रोमेटिड्स, और किसी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स भी आपको आगे बता देंगे हम. इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर ये क्या है, इसकी सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है, और इनके बीच में क्या है, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है. जाइगोटिन स्टेज ये कंप्लीट है, सेंट्रोमियर विद सेंट्रियोल और सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन जाइगोटिन स्टेज के अंदर होती है. ये देखो इनके बीच में, और सेंट्रोमियर्स के डबल होने के बाद ये क्या है, अलग अलग जा रही है. पैकेटिन स्टेज, इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम ट्विस्टेड स्पायरली अराउंड ईच अदर एंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड सेपरेटली. जो क्रोमोसोम्स का पेयर हो चुका है वो एक दूसरे को बिल्कुल ट्विस्टली गेन किए हुए होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, और उनको आप अलग करने की कोशिश करोगे तो वो अलग नहीं हो पा रहे हैं इन द पैकेटिन स्टेज. इन द मिडल ऑफ पैकेटिन स्टेज ईच होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्प्लिट लेंथवाइज टू फॉर्म द टू क्रोमेटिड्स, बट दे कंटिन्यू टू बी लिंक्ड टुगेदर बाय देयर कॉमन सेंट्रोमियर. जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो लेंथ वाइज अपने दो क्रोमेटिड्स को स्प्लिट आउट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, बट अभी भी उनके बीच में जो कॉम्बिनेशंस है वो थ्रू द पेयर ऑफ द सेंट्रोमियर से जो उनका कॉम्बिनेशन है वो अभी तक हुआ है. पैकेटिन स्टेज में भी जो सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स है वो टूटता नहीं है, इन द मिडल तक कंप्लीट नहीं होता है. क्रोमोसोम एट दिस पॉइंट आर टर्म्ड बाइवेलेंट बिकॉज it consists of two visible chromosomes, or as a tetrad because of four visible chromatids. बाइवेलेंट इसलिए बोलता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उसके दो विजिबल क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, वो दो में दिखाई दे रहा है, और फोर उसके क्रोमेटिड्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको टेट्राड बोला जाता है. बाइवेलेंट कि एक क्रोमोसोम, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो इकट्ठा जुड़े हुए हैं और दो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बाइवेलेंट, और उनकी चार क्रोमेटिड्स हैं तो इसलिए उसको टेट्राड, बाइवेलेंट एंड टेट्राड इसलिए बोला जाता है. दिस स्टेज इज पार्टिकुलरली क्रूशियल एज ए क्रिटिकल
genetic phenomenon called the crossing over takes place in this stage. इस पैकेटिंग स्टेज के अंदर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा. पहले वो सिर्फ जुड़े थे, दैट्स इज द साइनेप्सिस. अब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर. डिफरेंस आपको याद रखना है कि व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर एंड व्हाट इज साइनेप्सिस. क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व्स redistribution and mutual exchange of hereditary material between two homologous chromosomes. दो homologous chromosomes के बीच में exchange of genetic material जो होता है उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं. ये देखिए homologous chromosomes हैं, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, that is the crossing over, कि exchange of genetic material यहाँ पर होगा. ये इसकी क्या हो जाएंगी, जो यहाँ का जेनेटिक मटेरियल था या डीएनए था या फिर जीन्स था वो इसके पास चला जाएगा और इस वाले का इसके पास चला जाएगा. तो इनको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स, क्योंकि इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन हो चुका है. इसका पार्ट इसके पास है और इसका पार्ट इसके पास है, तो ये रिकम्बाइन हो चुकी हैं. इन दोनों आर्म्स के बीच में हुआ है, दैट्स वाई रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स. और जिनके बीच में एक्सचेंज ऑफ जीन्स है जो वो चेंज नहीं हुआ है, एक्सचेंज ऑफ जीन्स नहीं हुआ है, दैट इज द नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स. द एंजाइम एंडोन्यूक्लियस ब्रेक द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एट द प्लेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. अब क्रॉसिंग ओवर धीरे धीरे कंप्लीट होता है तो उसके अंदर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो वो हेल्प करता है दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट आउट करने के लिए. आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ क्रोमेटिड्स द इंटरचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट्स टेक्स प्लेस बिटवीन द non-sister chromatids of homologous chromosomes. दो homologous chromosomes हैं, ये आपको बता देते हैं. दो homologous chromosomes में ये इनकी non-sister chromatids होती हैं. इसकी और इसकी ये chromatids हैं, that are the sister chromatids. ये दोनों क्या हैं, non-sister chromatids हैं. और एक्सचेंज ऑफ गैमेट्स इनके बीच में होता है, दैट्स वाई आपको पता होना चाहिए कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स किसको बोल रहे हैं और किस सिस्टर क्रोमेटिड्स किसको बोल रहे हैं. तो बार बार ये वर्डिंग आएगी, कंफ्यूज मत होना कि इसकी एक आर्म्स या फिर एक क्रोमेटिड और इसका एक क्रोमेटिड्स, दैट आर द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. और होमोलोगस पेयर में प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स, इसका पेयर दूसरा यही है. तो इसके अंदर चेंजिंग जब होता है तो वो क्रॉसिंग ओवर होता है और ये क्रोमेटिड इंटरचेंज है जो इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा. Another enzyme ligase bind the broken chromatid segment with the non-sister chromatids. अब जब इनके अंदर exchange of gametes होगा, एंडोन्यूक्लियस तो उसको कट डाउन कर देगा. अब दूसरा एंजाइम क्या करेगा, इसके पार्ट को इसके साथ लाइगेज करवा देगा, इसके पार्ट को इसके साथ लाइगेज करवा देगा. लाइगेज का मतलब होता है उसको बाइंड अप करवा देना. The process of mutual exchange of gametes, mutual exchange of chromatin material between one non-sister chromatid to each homologous chromosome is known as the crossing over. दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन्स या फिर क्रोमोसोम्स जो हुआ, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स हुआ है, दैट इज नोन एज द क्रॉसिंग ओवर. डिप्लोइडिंग क्रॉसिंग ओवर को इसी के अंदर देखो, ये जो इसकी ये जो आर्म्स हैं दैट आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स और ये क्रोमेटिड्स और ये क्रोमेटिड्स आर द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. और ये एक्सचेंज ऑफ गैमेट्स यहीं पर होगा. इसका पार्ट कट जाएगा एंडोन्यूक्लियस के थ्रू और इसको लाइगेज कर देगा दूसरा एंजाइम, दैट इज द लाइगेज. लाइगेज का मतलब होता है उसको बाइंड अप कर देना, उसको वहां से इसके साथ ज्वाइन कर देना. अब बात आती है डिप्लोइडिंग स्टेज की. सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स अपीयर टू डिसॉल्व लिविंग द क्रोमेटिड्स टू द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स physically joined at one or more localized point called डिप्लोइडिंग स्टेज. सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा कि जो डिप्लोइडिंग स्टेज के अंदर सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो अलग होना स्टार्ट हो जाता है, ये टूटना स्टार्ट हो जाता है, डिसअपीयर होगा धीरे धीरे. और यहाँ पर क्या होगा, उस पॉइंट को हम काइज्मा बोलते हैं. जिस पॉइंट पर वो चेंज होता है दैट इज नोन एज द काइज्मा. That is appear in the diploidine stage. This one is the chiasma. In the diploidine, chiasmata move toward the end of the chromosome in a zip-like manner. जैसे जिप खुलती है उसी तरीके से क्या होगा कि ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे और काइज्मा टुवर्ड द टर्मिनल एंड ऑफ द क्रोमोसोम से है जो वो ट्रांसफर कर जाएगा. That one appear in the diploidine stage. After that, dikinesis complete. In this stage, bivalent chromosomes become more condensed and uniformly distributed in the nucleus. अब क्या होता है कि क्रोमोसोम
के अंदर क्रॉसिंग ओवर और काइज़मा कंप्लीट हो रहा होता है, और उसके साथ साथ मोर कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिड्स है जो वो कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ साथ। एट दिस पॉइंट द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। इस टाइम पे क्या होता है कि न्यूक्लियोलस तो बिल्कुल डिसअपियर ही हो जाता है, और न्यूक्लियर एनवेलप जो ये होती है जो इंटरफेस के अंदर फ्रेगमेंटेड हमने दिखाई थी वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी डाइकाइनेसिस तक पहुंचते पहुंचते। Further, the chiasmata reach at the end of chromosomes and the chromatin remain attached until metaphase। जब तक मेटाफेज में वो स्टार्ट नहीं जाएगी सेल तब तक ये आपस में जुड़े रहेंगे, लेकिन chiasmata toward the terminal end of chromosomes है वो ट्रांसफर कर जाएगी। That one happen in the dikinesis stage। After that metaphase 1 start। Metaphase 1 consists of the spindle fiber attachment to the chromosome and chromosomes aligned to the equator। अब chromosomes क्या आ जाते हैं, जो इक्वेटर प्लेट्स है ये यहाँ पर जो इक्वेटर प्लेट प्रेजेंट है यहाँ पर आ गए हैं, स्पिंडल फाइबर्स के साथ जुड़ गए हैं, सेंट्रोमियर दोनों हैं जो वो पोल्स की तरफ पहुंच चुके हैं। सॉरी सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर इज द point of junctions at which the two chromatids are joined to each other and form a chromosome, and centrosome and the centrioles are the different things from the centromere। तो सेंट्रियोल दोनों पोल्स के ऊपर आएंगे, सेंट्रो फाइबर्स स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू क्या ये ज्वाइन कर जाएगा। During metaphase 1 the spindle fibers are attacked with the centromere of the homologous chromosomes which are directed toward the opposite poles। और मेटाफेज 1 के अंदर दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे और होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है इसके मेटाफेज प्लेट के ऊपर अलाइन कर जाएंगे। इन द एनाफेज 1 एट द एनाफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ द क्रोमोसोमल फाइबर्स और द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ईच होमोलोगस क्रोमोसोम्स विद इट्स two chromatids and undivided centromere move toward the opposite pole of the cell। homologous chromosome क्या है इसके अलग हो जाएंगे इन द एनाफेज 1। एनाफेज 1 के अंदर वो अलग अलग हो जाएंगे और क्रोमोसोम्स क्या हैंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स क्यों हो जाएंगे, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स शॉर्ट आउट हो रहा है, क्रोमेटिन फाइबर्स उनको डिफरेंट जो पोल्स हैं उनकी तरफ क्या है उसको अपनी तरफ खींच लेंगे। Because during the chiasma formations one of the chromatids has changed its counterpart, therefore the two chromatids of a chromosomes are not genetically identical। अब काइज़मा हुआ है, काइज़मा के थ्रू क्रॉसिंग ओवर के बाद काइज़मा के फॉर्मेशन हुए, काइज़मा फॉर्मेशंस में एक्सचेंज ऑफ गैमेट्स हो चुका है, एक्सचेंज ऑफ जो जेनेटिक मटेरियल है वो हो चुका है, तो दोनों क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ये मियोसिस की जो एक करेक्टरिस्टिक्स है वो है जिसकी वजह से जो वेरिएशंस है वो डेवलप करती हैं। वेरिएशंस किसकी वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस 1 में होता है, मियोसिस 1 की स्पेसिफिक स्टेजेस हमने आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से याद करनी है। अब बात आती है टीलोफेज 1 की। अब टीलोफेज 1 के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स पोल्स की तरफ चले गए हैं, सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर्स वहां पर प्रेजेंट्स हैं, न्यूक्लियोलस अब रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा और साइटोप्लाज्मा के का डिवीजन जो है साइटोकाइनेसिस जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। द ऑनसेट ऑफ टीलोफेज 1 इज डिफाइंड बाय द मोमेंट ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एट ईच पोल। हैप्लॉइड सेट है जो दोनों अलग अलग पोल्स के ऊपर क्रोमोसोम्स का सेट हो चुका है इन द टीलोफेज 1। न्यूक्लियर एनवेलप इज फॉर्म्ड अराउंड द क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स बिकम अनकॉइल्ड। अब यहाँ तक आने के बाद क्या है, क्रोमोसोम्स अनकॉइल हो जाएंगे और न्यूक्लियर जो एनवेलप है वो रीअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा, टू डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाएगी। साइटोकाइनेसिस 1 इन एनिमल्स साइटोकाइनेसिस occur by the constrictions of the cell membrane, while in plants it occur through the formation of the cell plate resulting in the creation of two daughter cells। ये हमने आपको माइटोसिस में भी बताया था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल्स जो होती हैं उनके अंदर साइटोकाइनेसिस डिफरेंट वे से होता है। तो माइटोसिस के अंदर ये कंप्लीट से बताया गया है कि कैसे सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है इन द केस ऑफ द प्लांट सेल्स और कैसे एनिमल सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस की सेल फ्यूरोस के थ्रू फॉर्मेशन होती है। अब बात आती है प्रोफेज 2 की। मियोसिस 2 स्टार्ट हो गई है जिसके अंदर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 है और आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस वो कंप्लीट होगा। ए न्यू स्पिंडल फॉर्म्ड अराउंड द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के चारों तरफ एक अलग से एक स्पिंडल की फॉर्मेशन हो जाती है, मेटाफेज प्लेट की फॉर्मेशन होगी। अब अरेंजमेंट देखना डिफरेंट है,
अगर आप ये देखो यहाँ पर जो अरेंजमेंट था मेटाफेज के ऊपर, मेटाफेज 1 के अंदर, एक सेकेंड वेट करो प्लीज। ये देखो मेटाफेज में यहाँ क्रोमोसोम इस तरीके से लाई अप है मेटाफेज प्लेट में, और मियोसिस 2 के अंदर जो मेटाफेज 2 है यहाँ पर क्रोमोसोम्स लॉन्गिट्यूडिनल वे में प्रेजेंट है। तो मेटाफेज 2 लाइन अप एट द मेटाफेज 2 के अंदर भी क्रोमोसोम्स इक्वेटर के ऊपर आ जाएंगे, इसको मेटाफेज प्लेट इस तरीके से असाइन किया गया है। बट यहाँ पर आप ये भी देखना इसके साथ साथ कि सेंट्रोमियर्स जो होते हैं वो इस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इनका जो व्यू है रिप्रेजेंटेशन का दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मेटाफेज 1। इसको चेंज मत कर लेना, इसको मतलब अपने दिमाग में इस तरीके से मत बैठा लेना कि यहाँ पर इस तरीके से है। तो सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है वो भी इसके साथ साथ क्या है, डिफरेंट है मेटाफेज के अंदर। मियोसिस 2 में रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से दिखाई गई है और मियोसिस 1 में रिप्रेजेंटेशन माइटोसिस के तरीके से दिखाई जाती है। लेकिन जो अलग अलग हो रही हैं जो क्रोमेटिड्स, वो दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंट है। सेंट्रोमियर्स डिवाइड किए हुए हैं, क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स, अलग अलग सेल्स में चले जाएंगे। जो क्रोमेटिड्स आप अलग अलग पोल के ऊपर चले जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा दोबारा से और साइटोप्लाज्म भी उसके साथ साथ डिवाइड कर जाएगा इन द टेलोफेज स्टेज। In the second phase of the meiotic division, the haploid cells divide mitotically and result in the haploid cell. Meiosis 1 के अंदर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो चुका है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुके हैं। अब जो meiosis 2 होगी, इट इज जस्ट लाइक एज द माइटोटिक। जैसे माइटोसिस के अंदर होता है कि क्रोमोसोम नंबर एग्जैक्टली जिस सेल के अंदर जितने होते हैं ऐसे कैसे ट्रांसफर कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर का डिवीजन नहीं हुआ है। हैप्लॉइड सेल के अंदर कंप्लीटली डिवाइड हो चुकी हैं जो सेल्स मियोसिस 1 के बाद, वो एग्जैक्टली अब हैप्लॉइड सेल्स के अंदर ही डिवाइड करेंगी। दिस डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज द होमोटिपिक डिवीजन। इसको हम होमोटिपिक डिवीजन बोलते हैं मियोसिस 2 को, और माइटोटिक डिवीजन भी बोलते हैं कई बार। This division does not include the exchange of genetic material and reduction of chromosomes number as in the first meiotic division. फर्स्ट meiotic division में सब चीजें हो चुकी है, रिडक्शन ऑफ डिवीजन भी हो गया है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी हो चुका है, बट meiosis 2 के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। meiosis 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल से 2 सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अब बात करते हैं हम प्रोफेज 2 की, मेटाफेज 2 के अंदर प्रोफेज 2 की। इन द प्रोफेज 2 ईच सेंट्रियोल डिवाइड रिजल्टिंग इन 2 पेयर ऑफ द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का डिवीजन प्रोफेज 2 में होगा क्योंकि अब उसको अलग अलग क्रोमोसोम अब भी करने हैं। द सेंट्रियोल मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स के ऊपर चला जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाएगा। ये सब देखो सेंट्रियोल्स हैं जो वो डुप्लीकेट हो रहे हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म्ड। मेटाफेज 2 के अंदर क्या होगा कि अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन कर जाएंगे मेटाफेजिक प्लेट्स के ऊपर या फिर इक्वेटोरियल प्लेट्स जिसको हम बोलते हैं, और जो सेंट्रियोल्स हैं वो क्या दोनों अपोजिट पोल्स के ऊपर पहुंच जाते हैं। मेटाफेज 2 के अंदर यही होता है कि क्रोमोसोम्स इक्वेटर के ऊपर प्रेजेंट्स हैं, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स बन चुके हैं। ड्यूरिंग द प्रोफेज 2 जो स्टार्ट हो जाते हैं, सेंट्रियोल पोल्स के ऊपर चले गए हैं, इक्वेटर प्लेट्स के ऊपर सारे के सारे क्रोमोसोम्स क्या हैं लाइ अप कर गए हैं, और अब वो काइनेटोकोर फाइबर्स जो सेंट्रियोल के साथ हैं वो जुड़ जाएंगे। माइटोटिक स्पिंडल्स क्या करेगा, अब दोनों क्रोमोसोम्स को क्या करेगा, अपोजिट पोल्स के ऊपर अट्रैक्ट करेगा। दिस ओकर इन ईच ऑफ द 2 डॉटर सेल्स ड्यूरिंग द मेटाफेज 2। ऐसा मेटाफेज 2 के अंदर दोनों जो सेल्स हैं सेम होगा दोनों सेल्स के ऊपर, इसलिए इस तरीके से 2 सेल्स दिखाई हैं। एक सेल 2 सेल क्योंकि मेटाफेज 1 में वो कंप्लीट हो चुकी हैं, दोनों सेल्स में सेम प्रोसेस वो चलेगा। दिस इज जो सेल मियोसिस 2 के अंदर वो सारी चीजें कंप्लीट होंगी जो हमने इमेज के अंदर दिखाई हैं आपको। Chromosomes have migrated to the equator of the cell and kinetochore fibers begin to reach the centered chromosomes। और kinetochore क्या है, उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, उसके साथ जो फाइबर्स हैं वो अटैच कर जाएंगे। एनाफेज 2 के अंदर क्या होगा कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे। किस वजह से, क्रोमोसोम माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो शॉर्ट हो रहे हैं इस वजह से, और इंटरजोनल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो वो स्ट्रेच कर रही हैं और दोनों अपने पोल्स की तरफ उनको खींच लेंगे। एनाफेज 2 के अंदर ये होगा, सेंट्रियोल
प्रेजेंट है और ये दो क्रोमेटिड्स यहाँ अलग अलग हो गई हैं, दोनों अलग अलग अपोजिट पोल्स की तरफ जा रही हैं। अब आती है टेलोफेज 2 की बात। द क्रोमेटिड्स माइग्रेट टू द अपोजिट पोल्स आर नाउ नोन एज द क्रोमोसोम्स। दो अपोजिट पोल्स की तरफ जो चले गए हैं क्रोमेटिड्स, उनको हम अब क्रोमोसोम अनाउंस कर सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म द न्यूक्लियर एनवेलप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवेलप को बना देगी, न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाएगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ द राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं वो न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब डॉटर सेल्स हैं जो दो मियोसिस 2 के बाद अलग अलग बन चुकी हैं, जिनके अंदर एक्जैक्टली नंबर ऑफ क्रोमोसोम से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह चुका है। साइटोकाइनेसिस, द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस इज आइडेंटिकल टू द साइटोकाइनेसिस 1। जैसे टेलोफेज के अंदर होता है, प्लांट सेल्स और एनिमल्स दोनों के अंदर अलग अलग तरीके से साइटोकाइनेसिस है जो वो कंप्लीट होगा। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा कंप्लीट कर देगा, 4 सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। आप मियोसिस को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? मियोसिस है जो माइटोटिक मियोटिक लाइक माइटोसिस इज यूज, लैब के अंदर आप यूज कर सकते हो टिश्यू कल्चर की फॉर्मेशन अगर आपको करनी है। लाइक माइटोसिस, मियोसिस इज आल्सो यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी एक्वायरिंग गैमेट कंडीशंस इन द सेल्स। अगर आपको गैमेट्स के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन यूज करनी है तो वहाँ पर आप मियोसिस का यूज कर सकते हो। जेनेटिक वेरिएशंस को स्टडी करने के लिए आप उसको मियोसिस को स्टडी कर सकते हो, मियोसिस यूज कर सकते हो। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए कर सकते हो। इन विट्रो गैमेट की फॉर्मेशन अगर आपको करवानी है तो आप मियोसिस का यूज करोगे। गैमेट्स फेलियर हो जाते हैं, गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, तो इन विट्रो लैबोरेटरी कंडीशंस के अंदर गैमेट सेल की फॉर्मेशन करवाई जाती है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के निकालकर जो जर्म सेल्स होती हैं उनके अंदर मियोसिस करवाएंगे तो वहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो आप मियोसिस का वहाँ यूज कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये कुछ मियोसिस के यूज थे और इससे ज़्यादातर आप इसको सिर्फ नंबर हाफ करने के लिए यूज़ कर सकते हो। न्यू स्पीसीज बनाने में आप इसको यूज़ कर सकते हो। कॉम्बिनेशन देख सकते हो उसके अंदर, प्लांट्स के अंदर या फिर एनिमल सेल्स के अंदर। किसी का कभी कोई डाउट है मियोसिस के लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो को लाइक कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।